इसमें एक हेड होता है, थोरैक्स होता है। हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। हेड के बारे में बताया गया था कि इसमें आई है, कंपाउंड आई है, एंटीना है। ठीक है ना, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से फ्यूज होकर बना है। और हाइपोग्नाथस हेड होता है, मतलब कि डाउनवर्डली डायरेक्टेड हेड रहता है। विंग्स के बारे में बताया गया था। ठीक है। और मेरे ख्याल से मेरे को इसके विंग्स के बारे में बताया था। और इसके लेग्स के बारे में भी मैंने शायद आपको बता दिया था। ये सब हो गया था क्या? विंग्स, लेग्स। विंग्स हो गया था। विंग्स हो गया था ना? ओके। आइए कॉकरोच के लेग के बारे में बात करते हैं। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स है कॉकरोच के। और अगर हम डायग्राम में देखें तो सर एनल सारसी और एनल स्टाइल के एनल बारे सर तक का हो है। गया था। हाँ, ये मैंने लेग के बारे में नहीं बताया था। नो सर। सर सिक्स ठीक है। जॉइंटेड तो लेग्स लेग के ईच बारे में होगी। देखिए। हाँ, लेग के बारे में जो उसके जो पैर है वो 6 पैर होते हैं। एक एक प्रोथोरैक्स से आता है, एक मीजो से आता है, एक मेटा से आता है। मतलब तीनों थोरैक्स से एक एक पैर आ रहा है। वेंट्रल साइड से उनका ओरिजिन होता है। जैसा आप ऊपर वाला डायग्राम में देख सकते हो कि वेंट्रल साइड से जो है वो पैर है, वो इनिशिएट हो रहा है वेंट्रल साइड से, नीचे वाली साइड से। और 3 पैर है, 1, 2, 3। और तीनों एक ही जैसे हैं। तो आप कह सकते हैं प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग। ठीक। खैर, अच्छा, लेग के जो डिटेल्स है ना वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इनका जो लेग है, ओस्टोमर्स क्या है बेटा? कॉक्सा, पोडोमर नंबर 1। ट्रोकैंटर, पोडोमर नंबर 2। फीमर, टू पोडोमर नंबर 3। मतलब पोडोमर नंबर 1 कॉक्सा, और तीसरा है फीमर। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ट्रोकैंटर है, छोटा सा। ठीक। देन टिबिया। ठीक। टिबिया के बाद टार्सस। और टार्सस में खुद 5 टुकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 टार्सस के टुकड़े, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5। तो कुल मिला के 5 टुकड़े टार्सल के हैं। तो एक, वो एक टार्सल हो गया, 5 टुकड़ों से बना हुआ। तो एक टार्सल, एक टिबिया, एक क्या कहते हैं, फीमर, ट्रोकैंटर और कॉक्सा। ये 5 पोडोमर है कॉकरोच के पैर के। जॉइंटेड है। ठीक है। और ये ब्लैक ब्लैक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इनको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। ठीक। और जो आखिरी टार्सल है, जो आखिरी वाला टार्सल है, टार्सल का जो आखिरी टुकड़ा है, उसके नीचे एक एडहेसिंग मटेरियल रहता है। ठीक है। जिसको मैं एरोलियम बोलता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, फिर भी मैं बता देता हूँ, चलिए। एरोलियम। आप इतना ध्यान रखो कि एरोलियम एक चिपकने वाला मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से कॉकरोच दीवार पे भी चल सकता है। तो आप सोच रहे होंगे ना कि कॉकरोच दीवार पे कैसे चल पा रहा है, गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो, उसके पैरों में एडहेसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए वो चल पा रहा है। और जो भी एनिमल्स ऐसे दीवार पर चल पाते हैं, उनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म होती है स्कैनसोरियल। स्कैनसोरियल मतलब दीवार पे चलने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि छिपकली। जो छिपकली है वो स्कैनसोरियल है। ठीक है ना? स्पाइडर स्कैनसोरियल है। कॉकरोच स्कैनसोरियल है। तो वो जानवर जो दीवार पे चल पाते हैं, उन्हें हम स्कैनसोरियल बोलते हैं। साथ ही साथ कॉकरोच तेज भी भाग पाता है, इसलिए हम उसे कर्सोरियल भी बोलते हैं। तो कर्सोरियल भी है और स्कैनसोरियल भी है कॉकरोच। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी। कॉकरोच अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं कॉकरोच के। ठीक है ना? भाई ब्लाटा ओरिएंटालिस, ये फ्लो वो। हम जो कॉकरोच डिस्कस कर रहे हैं, या जिस कॉकरोच के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है, वो कॉकरोच है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अमेरिकाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉकरोच अमेरिका का है। तो आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का कॉकरोच जो है वो अमेरिका में होना चाहिए, इंडिया में क्या कर रहा है? ठीक है।
तो एक्चुअली ये कॉकरोच बाय चांस वहाँ से कुछ वीट वगैरह एक्सपोर्ट करते हुए या कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हुए उस एक्सपोर्ट मटेरियल के साथ आया था काफ़ी सालों पहले इंडिया में। और फिर इंडिया में आके उसे बढ़िया लगा तो यहीं का नेटिव हो गया, यहीं पे मल्टीप्लाई करने लगा और यहाँ पे पाया पाया जाने लग गया। तो पेरी प्लानट है अमेरिका ना, एक्चुअली अमेरिकन कॉकरोच है, ठीक है। और जो अपने देश का कॉकरोच है ब्लाटा ओरिएंटालिस, वो छोटा छोटा काले रंग का होता है। तो आपने जो छोटा छोटा काले रंग का कॉकरोच देखा होगा वो इंडियन है, मतलब कि है तो अब दोनों इंडियन, ठीक है। लेकिन जो वो नेटिव इंडिया का है, जो छोटा काले रंग का कॉकरोच है। और जो ब्राउन रंग का कॉकरोच आप जनरली ऑब्जर्व करते हैं वो अमेरिकन नेटिव है। और वो इतना कॉमन है ब्राउन वाला कॉकरोच कि हम जब भी कॉकरोच की बात करते हैं तो जनरली हमारा मतलब पेरिस प्लानेटा अमेरिकाना से ही होता है। सर जी। सर इसका लैग एक बार फिर बता दीजिए, लैग में क्या क्या चीजें हैं? लेग में क्या क्या चीजें? ये सर सर फेमर टिबिया ये सब। अरे कुछ भी तो नहीं है लेग में। लेग में क्या है, 5 फोटो मर जाए, इतनी सिंपल सी चीज है। इसमें क्या है समझने वाला। एक कॉक्सा है, कॉक्सा के बाद एक बड़ा सा फीमर है। कॉक्सा और फीमर को कनेक्ट करने वाला ट्रोकैंटर है। फीमर के बाद टिबिया है, ठीक है। टिबिया के बाद 1 2 3 4 5 टुकड़े टार्सल के हैं। फिर ये क्लॉज हैं, नीचे चिपका एडेसिव वो है, कहते हैं एरोलियम है। तो क्या हो इसमें, क्या है, 5 टुकड़े हैं बस। 1 2, इनके नाम तो मैंने वहां पे स्लाइड में दे दिए, 3 4 और 5। कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सल। ओके सर। इसमें क्या समझ सके? ठीक। तो खैर ये कॉकरोच के पैर के बारे में बात हुई, आइए इसके माउथ पार्ट्स की बात करते हैं। तो कॉकरोच के अगर हम सामने से देखें डायग्राम, हालांकि सामने से डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बताता हूँ। खैर अगर सामने से देखें तो कॉकरोच का ये एक तो एंटीना हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये पीछे बड़ी सी क्या है, कंपाउंड आई है, ठीक है। और ये सिंपल आई है, मतलब दोबारा बताता हूँ कि बेटा ये हो गया एंटीना, रेड से मार्क किया। ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये हो गई कंपाउंड आई बड़ी सी पीछे, ठीक है। और ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ सिंपल आई। तो सिंपल आई, कंपाउंड आई ब्लू से, और रेड से क्या पता मार्क किया मैंने, एंटीना, ठीक। अच्छा, फिर इसके पास लिप्स भी हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है ना। अपर लिप ये रहा लैब्रम, लोअर लिप लेबियम। तो लैब्रम है और लेबियम है, ये लैब्रम है। और लैब्रम के जस्ट नीचे, जैसे बताता हूँ मैं मार्क करके, ये ब्लू से मार्क कर दिया मैंने लैब्रम, और लैब्रम के जस्ट नीचे ये दो छोटा सा नजर है, दैट इज द लेबियम। लेबिया के पास, दैट इज लोअर लिप, लेबिया के पास पैल्प भी है। पैल्प मतलब ये छोटे छोटे से पेंडेजेस। अब ये जो पैल्प है ना लेबिया के या लोअर लिप के, ये सेंसरी होते हैं, टेस्ट सेंसिटिव, ठीक है ना। लेबिया के अलावा पैल्प मैक्सिला के पास है। अब मैक्सिला क्या होता है, अपर जॉ होता है। तो अपर जॉ इज मैक्सिला, उसके पास ही पैल्प है, 1 2 3 4 5 पैल्प है। तो ये पैल्प है, ये भी यहाँ पे भी कैसे, टेस्ट सेंसिटिव। और एक स्ट्रक्चर नहीं दिखा रखा है इसके अंदर, वो है इसका मैंडिबल, यानी लोअर जॉ। तो बहुत सिंपल माउथ पार्ट है, मैं बता देता हूँ, वापस सुनिएगा भी और आएगा डिटेल में। अपर लिप लैब्रम, लोअर लिप लेबियम, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल। और एक छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइपोफैरिंक्स। छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर हाइपोफैरिंक्स। तो कुल मिला के ये 5 तरीके के माउथ पार्ट्स रहते हैं इसके, जिसमें लोअर लिप और अपर जॉ, दैट इज लेबिया एंड मैक्सिला के पास सेंसरी या टेस्ट सेंसिटिव
या आप बोल सकते हैं गस्टैटरी, टेस्ट सेंसिटिव के लिए बड़ी यूज किया जाता है गस्टैटरी। गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये खाने का टेस्ट मालूम करता है। आइए इसके इंडिविजुअल डायग्राम पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, इन्हीं को आपको याद रखना है। बाई चांस अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप पहचान सकें। बहुत ही सिंपल है पहचानना। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये जो बड़ा सा सबसे ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हो गया लैब्रम यानी अपर लिप। इस पे कोई पैल्प नहीं है, ठीक है। और इसी का भाई नीचे है द लोअर लिप लेबियम, इसके पास पैल्प है। याद रखना लैब्रम और लेबियम जो लिप्स है ये सिंगल सिंगल है, एक लैब्रम है एक लेबियम है, ठीक। मैंडिबल ये इसका लोअर जॉ है और ये दो होते हैं, और ये ग्राइंडिंग में और काटने में काम आता है, मतलब खाने को काटने चबाने में, थोड़ा सा काटने में, बेसिक काटने में हेल्प करता है। तो मैंडिबल द लोअर जॉ पेयर में होता है। जो दूसरा जॉ है द अपर जॉ मैक्सिला, वो भी पेयर में। बस खास बात क्या है इसमें कि इसमें पैल्प है, पैल्प्स, ठीक है। तो दैट इज मैक्सिला, ठीक है। और फिर छोटा सा टंग वाला हिस्सा है जिसको बोल रहे हैं हाइपोफैरिंक्स। तो देखिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो पहचानने को ही आएगा, बनाने को नहीं आएगा। पहचानने को अगर आ भी गया तो बहुत आसान है पहचानना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चर अकेला है और बिना पैल्प के है, बड़ा स्ट्रक्चर अकेला है और बिना पैल्प के है, वो लेब्रम है। जो पेयर में है और बिना पैल्प के है वो मैंडिबल है। जो अकेला पैल्प के साथ है वो लैबियम है, और जो पेयर में पैल्प के साथ है वो मैक्सिला है। और सबसे छोटा स्ट्रक्चर हाइपोफैरिंक्स है, जिसे इसकी टंग भी बुलाया जाता है। भाई आपकी टंग कहाँ होती है? आपकी टंग होती है दोनों होठों के बीच में, दोनों लिप्स के बीच में। तो जो इसका हाइपोफैरिंक्स है वो भी दोनों अपर लिप और लोअर लिप के बीच में रहता है, इसलिए हम इसको टंग ऑफ द कॉकरोच भी बुलाते हैं। हालांकि इसका काम टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस दोनों होठों के बीच में होने की वजह से इसको हम प्यार से टंग बुलाते हैं, ठीक। ये डायग्राम अगेन एनसीईआरटी का है, पता नहीं एनसीईआरटी वालों ने ये क्यों डायग्राम दिया है। ये कॉकरोच का साइड व्यू है, साइड से दिखा रहे हैं कॉकरोच कैसा लग रहा है। तो साइड व्यू में ये लेबलिंग्स हैं, एक मैंडिबल है, बड़ा सा मैंडिबल है, ठीक है। फिर लैब्रम है, फिर लेबियम है, ठीक। और फिर लेबिया का पैल्प है, ठीक। फिर मैक्सिला है, फिर मैक्सिला का पैल्प है। तो कंपाउंड आई है, ऊसेलस, ऊसेलस मतलब सिंपल आई है, तो सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, ये सब इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। फिर डायग्राम एनसीईआरटी के ही है, इसे घर जाके, सॉरी घर जाके क्या, आप तो घर पे ही हैं, इसे एनसीईआरटी खोल के अच्छे से समझ समझ के वापस पढ़िएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या स्ट्रक्चर है, क्या बता रखा है। अब आपको आसानी होगी एक बार एनसीईआरटी पढ़ने में। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये भी, ओके सर। हाँ, ये भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, सॉरी ये भी माउथ पार्ट्स के डायग्राम है, लेकिन ये अलग अलग तरीके के माउथ, ये किसी अलग बुक के हैं, ये थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन है। बाकी बात वही है कि लेबिया बना रखा है, ठीक है ना। बात वही है कि लेबिया बना रखा है विद पैल्प्स, मैक्सिला बना रखा है विद पैल्प्स, ठीक है। और मैंडिबल बना रखा है विद पैल्प्स, सॉरी मैंडिबल बना रखा है विदाउट पैल्प, जैसे कि होता है ग्राइंडिंग में करता है बिना पैल्प का। लेब्रम विदाउट पैल्प, एंड हाइपोफैरिंक्स द टंग ऑफ कोर्स
विदाउट दी पैल्प। तो ये माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात लिखी हुई है नीचे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बेटा ये चीज बड़ी जरूरी है कि जो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। सवाल ये आता है कि क्या और भी तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं? मैं बोलूंगा यस। अलग अलग आर्थ्रोपोडा के माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ माउथ पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, कुछ माउथ पार्ट्स होते हैं सकिंग टाइप। सकिंग टाइप क्या मतलब? पियर्सिंग एंड सकिंग। क्या आप किसी ऐसे आर्थ्रोपोडा को जानते हैं जो पहले पियर्स करता हो फिर सक करता हो? सर मॉस्क्यूटो। हाँ, आपका मच्छर। वो आपकी स्किन को पियर्स करता है फिर सक करता है, तो वो भी आर्थ्रोपोडाई। उसके पास भी मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम, लेबियम ये सब होगा। लेकिन उसका लैब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल माउथ पार्ट किस तरीके से मॉडिफाइड है कि वो पियर्स कर सके और क्या कर सके, सक कर सके। तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। एक होता है जस्ट सकिंग बट नो पियर्सिंग, बिना पियर्स किए सक करना। ये कौन करता है? क्रैब करते हैं क्या? क्रैब। कौन? क्रैब। क्रैब। नहीं नहीं, क्रैब नहीं। क्रैब का भी बैटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट है। ये करती है बटरफ्लाई। ठीक, बटरफ्लाई जब फूलों का रस चूसती है, ठीक है, तो वो अपने स्ट्रक्चर से पियर्स नहीं करती, बस ऊपर बैठती है और सक्शन फोर्स से सीधा रस को चूस लेती है। तो पियर विदाउट पियर्सिंग क्या करती है, सकिंग करती है। कौन? द बटरफ्लाई। उसका सकिंग विदाउट पियर्सिंग वाले क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स। एक और हैबिट है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग। क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ बिहेवियर ये हाउस फ्लाई करती है। इसमें क्या है ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। हाउस फ्लाई जैसे कि मक्खी है। मक्खी लेते हैं कि आप लड्डू खा रहे हैं। कौन सा लड्डू खा रहे हैं? लेट्स से मोतीचूर का लड्डू खा रहे हैं। मोतीचूर का लड्डू समझते हैं ना आप लोग, जिसमें छोटी 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 बूंदी होती है, ठीक है ना? तो वो उस लड्डू पे बैठ गई। अब उस लड्डू के ऊपर उसने अपना सलाइवा रिलीज किया, मतलब स्पिट किया, ठीक है ना? सलाइवा रिलीज किया। अब उसके सलाइवा में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो उसने उस फूड को बाहर ही डिजोल्व कर लिया, और डिजोल्व होके, ठीक है ना, फिर जो चीज जो फूड डिजोल्व हो गया उसको इंजेस्ट करके वो चली गई, ठीक है ना? इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग मतलब जैसे आप स्पंज करते हो ना, जैसे आप नहाने के बाद टाल से फेस को स्पंज करते हो या बॉडी को स्पंज करते हो, सुखाते हो, वैसे समझ लीजिए खाना डिजोल्व होने के बाद डिजोल्व फूड को ये स्पंज कर लेती है। तो स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रॉपर्टी हो गई हाउस लाइक। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कम्स अंडर दी, आप कह सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। मतलब स्ट्रक्चर वही है, मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, फंक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड है। तो माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोडा आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी, या ये होमोलॉजी के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं आपको देखिए इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी बढ़िया चीजें बता रहा हूँ, इवोल्यूशन से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बातें आप समझिए बायोलॉजी को, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है?
आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे या कहीं से किताब से पढ़ लेंगे तो इतनी सारी जो बातें हैं, जो लिंक्ड चीजें हैं, जानकारियां हैं, ये आपको नहीं मिलेंगी और बहुत ही रेयर आपको मिलेंगी कहीं पे। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दिया कीजिए। तो याद रखिएगा कि माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोडा आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, द फोर लिम्ब ऑफ ये कह सकते हैं मैमल्स, कि भाई चीता के पास भी फोर लिम्ब है, भागने के काम आ रहा है ना। और वेल के पास भी फोर लिम्ब है, स्विमिंग के काम आ रहा है। बंदर के पास भी फोर लिम्ब है, ग्रास्पिंग के काम आ रहा है। बैट के पास भी फोर लिम्ब है, उड़ने के काम आ रहा है। तो फोर लिम्ब इन मैमल्स भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। वैसे ही माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोडा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। खैर, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया माउथ पार्ट्स और बाकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक चीज जो मुझे आपको कॉकरोच के बारे में और बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी है, जो बहुत ही बेहद जरूरी है। आप कॉकरोच को देख रहे हैं, ये सेगमेंट्स देख रहे हैं बेटा। ये जो सेगमेंट्स होती है ना कॉकरोच की, ये समझिएगा, बात को समझिएगा ध्यान से। ये इसके स्किन की सेगमेंट्स नहीं है। आपको पता है ना कि कॉकरोच की बॉडी काइटिनस स्ट्रक्चर से कवर होगी, है ना। Yes, sir. काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा। तो इसकी बॉडी ना, देखो, एक बड़ी सी काइटिन की ना परत नहीं होती। एक एक सिंगल प्लेट, एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि वो छोटी 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 प्लेट्स में बटी होती है। और ये प्लेट्स डॉर्सल साइड में भी होती हैं और वेंट्रल साइड में भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे तो एक्चुअली प्लेट्स है, देखिए आप, ये देखिए, ये इंडिविजुअल प्लेट्स हैं, देख रहे हो आप, दीज आर इंडिविजुअल प्लेट्स। आप चाहें तो फोर्सेप्स से इन्हें खींच खींच के निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्लेट्स। प्लेट्स डॉर्सल साइड में भी हैं, प्लेट्स वेंट्रल साइड में भी हैं। डॉर्सल और वेंट्रल साइड की प्लेट्स का अलग अलग नाम है। इन जनरल इन प्लेट्स का नाम होता है स्क्लेराइट्स। क्या बोलते हैं बेटा प्लेट्स को? प्लेट्स को इन जनरल बोलते हैं हम स्क्लेराइट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्लेराइट्स। तो प्लेट्स को इन जनरल स्क्लेराइट्स बोला जाता है। और इस काइटिनस प्लेट्स, मैंने क्या बोला बेटा? काइटिनस प्लेट्स दो या कह सकते हैं तीन तरीके की होती हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। पीछे, नीचे और साइडों में, मतलब पीठ की तरफ, छाती की तरफ और साइड में, आर्म्स की तरफ। तो ये तीन प्लेट्स के बारे में बात करते हैं। जो डॉर्सल साइड में प्लेट है बेटा, उसका नाम है टर्जा या नॉटम। टर्जा या नॉटम, जो डॉर्सल साइड में है। इसलिए आप एनसीईआरटी की लेबलिंग देखो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं मर्जी पढ़ लो, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये रीजन आपको कोई नहीं बताएगा कि प्रोथोरैक्स को बेटा नाम दिया जा रहा है प्रोनोटम। ये एक्चुअली ये लेबलिंग किसकी की गई है? ये जो काइटिनस प्लेट है डॉर्सल साइड में, उसका नाम दिया गया प्रोनोटम। भाई प्रोथोरैक्स का जो नोटम है या डॉर्सल प्लेट है या स्क्लेराइट है या टर्जा है, उसको हमने प्रोनोटम बोल दिया। इस लिहाज से हम मीजोथोरैक्स वाली प्लेट को मीजोनोटम और मेटाथोरैक्स वाली प्लेट को मेटानोटम बुला सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही को नाम दिया है नोटम, वो सिर्फ समझाने के लिए कि नोटम नाम की भी चीज होती है, लेकिन इस पर काफी लोग ध्यान नहीं देते। तो याद रखिएगा कि प्रोनोटम लेबलिंग गलत नहीं है। नोटम का मतलब डॉर्सल स्क्लेराइट होता है, ठीक। अच्छा, वेंट्रल स्क्लेराइट को हम बोलते हैं स्टर्नम। जो याद रखना बहुत आसान है। एक बात बताइए, आपकी वो जो बोन है आपकी चेस्ट में, जिससे रिब्स जुड़े रहते हैं, उसका नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम, एग्जैक्टली। जो आपकी रिब्स को जोड़ने वाली छाती में जो बोन है, ठीक है ना, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं।
तो वो डॉर्सल साइड में है, वेंट्रल साइड में है? वेंट्रल। तो बस वो वेंट्रल साइड में। तो ऐसे याद रख लो कि जैसे आपके वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है, वैसे कॉकरोच के प्लेट्स को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक। और लास्ट में लेटरल साइड की प्लेट्स को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरा। तो कॉकरोच की किसी भी सेगमेंट में बेटा, कॉकरोच की किसी भी सेगमेंट में चार प्लेट्स हो गई। कौन कौन सी बेटा? टर्जन, टर्जा, स्टर्ना और प्लूरा। एक टर्जा, ऑफ कोर्स, एक ऊपर वाला पार्ट, एक स्टर्ना, वेंट्रल वाला पार्ट, और साइड तो दो होती है, तो दो प्लूरा हो गई। तो चार काइटनस प्लेट्स होंगी उसकी ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं जो भी बोलता हूँ बड़े समझ समझ के बोलता हूँ। मैंने बोला ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में, मतलब कुछ सेगमेंट ऐसी भी होंगी जहां ये चारों सेगमेंट्स नहीं होंगे। जी हाँ। और वो है आपकी 10वीं सेगमेंट। 10वीं सेगमेंट क्यों? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। जो टर्जा होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 10। एब्डोमेन की टर्जा की बात कर रहा हूं मैं, ये थोरैक्स को हटा दीजिए, ये एब्डोमेन की टर्जा की बात हो रही है। तो एब्डोमेन में टर्जा होते हैं 10। देखो नंबरिंग हम हमेशा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नंबरिंग हम हमेशा एब्डोमेन वाली सेगमेंट को देते हैं। अगर मैं बोलूं कि कॉकरोच की छठी सेगमेंट में ये फलाना स्ट्रक्चर पाया जाता है, अगर मैं बोलूं कि चौथी से लेकर छठी सेगमेंट में टेस्टिस पाई जाती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आप समझेंगे चौथी से छठी एब्डोमिनल, एब्डोमेन के सेगमेंट को बोल रहे हैं। तो नंबरिंग एब्डोमेन के सेगमेंट को दी जाती है। आ रही बात समझ में? तो 10, 10 चर्चाएं, मतलब एब्डोमेन में 10 चर्चाएं। ठीक है। और स्टर्ना बेटा सिर्फ और सिर्फ 9 ही होते हैं। तो जो आखिरी वाली सेगमेंट है उसमें सिर्फ आपको टर्जा नजर आएगा, स्टर्ना नजर नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि हर सेगमेंट में चार काइटनस प्लेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब एनसीईआरटी की एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और जरूरी बात जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं, बहुत ही जरूरी है। इन सभी प्लेट्स को साथ में रख तो दिया, लेकिन जोड़ोगे कैसे? जोड़ने के लिए चिपकाना पड़ेगा। फेविकॉल लगाओगे? नहीं, यहाँ फेविकॉल नहीं लगता, यहाँ पे एक एडहेसिव मटेरियल लगता है और उसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। और ये नाम याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों? भाई आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंट, तो जोड़ने वाली मेम्ब्रेन क्या हो गई? आर्थ्रोडियल, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये अब आपको कुल मिला के क्या क्या चीजें याद रखनी है कि टर्जा है डॉर्सल, स्टर्ना है वेंट्रल, प्लूरा है लेटरल। प्लूरा दो है, टर्जा डॉर्सा, टर्जा और स्टर्ना एक एक है। हम टर्जा को नॉटम भी बोलते हैं। और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन सीमेंटिंग स्ट्रक्चर्स है जो इन सेगमेंट्स को जोड़ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? आगे बात करें। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में इतना ही है, आगे हम फिजियोलॉजी ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बाकी सब चीजें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर जो माउथ पार्ट्स थे, लेबियम, लेब्रम वगैरह, वो सारे आर्थ्रोपोड्स के थे ना? हाँ मतलब सभी आर्थ्रोपोड में रहेंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ कॉकरोच के दिखाए हैं। बाकी आर्थ्रोपोड में वो अलग अलग शेप स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। ओके सर। और कोई सर डाउट किसी इनके को? माउथ में पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है? बताया था मैंने। कौन कौन बताएगा? कौन पूछ रहा है सर वैसे, क्या नाम है? ये क्वेश्चन किसने किसका कहा? था?
किसका? सर इशिका। इशिका, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। कौन बताया क्लास में? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? कौन बताओ? सर मैं सर ये आप टेस्ट टेस्ट कोई सेंसिटिव होता है, एक सेंसिटिव होता बताओ है टेस्ट सेंसिटिव। और इनके पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं। बेटा, ये टेस्ट सेंसरी होते हैं इशिका। हाँ, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, दोनों चीजें बताई जा रहे हैं। गस्टेटरी का मतलब भी टेस्ट होता है, गस्टेटरी मतलब टेस्ट। आपकी बॉडी में हाँ, गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? टंग में। इशिका, हाँ, जैसे आपके टंग में टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, इनके पैल्प में टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। समझ गए? हाँ सर, वो सुना था, मैक्सिला के लिए बोला था ना आपने, तो एक बार ही वो कंफर्म कर रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पैड्स आर टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, ओके। अब चलते हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। आइए डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम समझिए, देखिए ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है। आइए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता के चलता हूँ। ऊपर से लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, फिर नीचे तक जाएंगे। फैरेंक्स। तो पहले फैरेंक्स आ रहा है आपकी, देखो आपकी बॉडी में जैसे आता है, आपकी बॉडी में पहले फैरेंक्स आता है, तो यहाँ भी फैरेंक्स है। फिर फैरेंक्स के बाद ईसोफेगस, ठीक है, ये लंबा सा ईसोफेगस हो गया जैसे आपकी बॉडी में आता है। फिर ये आ गया क्रॉप। ये शायद मैंने डिस्कस किया था अर्थों में भी कि क्रॉप होता है, यहाँ भी क्रॉप है, फूड स्टोरेज के लिए काम कर रहा है। और फिर आ रहा है गिजार्ड। ठीक है, अब गिजार्ड तक एक लाइन खींच लीजिए। तो गिजार्ड तक मैंने एक लाइन खींच ली। तो फायरिंग से लेके बेटा गिजार्ड तक अब तक जितना एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा, ठीक, एक मिनट, ये जितना एलिमेंट्री कैनाल मैंने अब तक पढ़ा बेटा, ये आ रहा है सारा का सारा स्टोमाडियम के अंदर। अब मैं हर बार आपके लिए नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, स्टोमाडियम। जिसको स्टोमाडियम नहीं याद हो सकता उसके लिए एक सिंपल वर्ड भी है, आप वो भी याद रख सकते हैं, फोरगट। ये ज्यादा आसान है, इसको याद रख लो कि ये पार्ट आ रहे हैं किसके, फोरगट के। तो जो बेटा फोरगट है वो फायरिंग से लेके कहाँ तक है, गिजार्ड तक। ठीक, फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप स्ट्रक्चर पूरा समझ लो। फिर यहां से शुरू होता है मिडगट। ठीक है, मिडगट भी मार्क कर देता हूँ नीली लाइन से, ये यहां तक हो गया मिडगट। ठीक, तो ये मिडगट है, ठीक है ना। मिडगट को हम मीज एंट्रॉन भी बोलते हैं, जो आपके लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए। मीज मतलब बीच का, और एंटरॉन मतलब इंटेस्टाइन। तो ये हो गया आपका मिडगट, तो मीज एंटरॉन दैट इज द मिडगट। तो बीच वाला हो गया बेटा आपका मिडगट, तो ऊपर वाला फोरगट, फोरगट के बाद मिडगट, मिड फोर, फोर मतलब शुरुआत का। और उसके बाद एनस तक, जब तक एनस नहीं आ जाता तब तक आएगा क्या, हाइंड गट। ठीक, क्लियर। और देखिए सर क्या क्या स्ट्रक्चर, हाँ बेटा। सर मिड गट कहाँ से कहाँ तक है? हाँ है? सर मिड गट कहाँ से कहाँ तक है? बेटा मिडगट गिजार्ड पे खत्म, गिजार्ड के बाद शुरू हो रहा है, और इलियम से पहले तक है। मतलब कि तू ये समझ ले, ये जो अभी बता रहा हूँ, हेपाटिक सी का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, तो ये हेपाटिक सी का है। और नीचे की तरफ मैलफिजियन टिब्यूल्स है, और ये मैलफिजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्ट, किसी का माइक आना बंद कर लो, नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्ट एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करते हैं। तो तुम इतना समझ लो, किसी का माइक है बंद कर लो, कि हेपाटिक सीका से लेकर मैलफिजियन टिब्यूल तक, यहां से लेकर यहां तक आपका मिडगट रहेगा। ठीक है, मतलब इलियम से पहले और गिजार्ड के बाद मिडगट,
इलियम से लेके एनस तक हाइंडगट, और फैरिंक्स से गिजार्ड तक फोरगट। तो ये हो गया उसका एलिमेंट्री कैनाल का पूरा की बातें। और इसके हाइंडगट में इलियम आएगा, कॉलोन आएगा और रेक्टम आएगा। क्लियर? इसके अलावा और स्ट्रक्चर्स जो एलिमेंट्री कैनाल में आकर जुड़ रहे हैं वो बेटा है स्लाइवरी ग्लैंड, जो पेयर में होंगे, ठीक है, पेयर्ड है। और स्लाइवरी रिजर्वायर, स्लाइवरी रिजर्वायर सलाइवा को स्टोर रखता है और रिलीज करता है, और सलाइवा का प्रोडक्शन का काम स्लाइवरी ग्लैंड्स का है। आइए अब मैं आपको फिजियोलॉजी समझाता हूँ वन बाय वन, कॉकरोच की बॉडी में क्या चल रहा है। सबसे पहले ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, कॉकरोच सलाइवा रिलीज करता है, ठीक, लेकिन सलाइवा रिलीज करने वाला जो स्ट्रक्चर है या प्रोड्यूस करने वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा वो स्लाइवरी ग्लैंड है। तो स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या हो गया? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। लेकिन ये सलाइवा 24 घंटे रिलीज नहीं होता। ये सलाइवा बनता रहता है, बन के स्लाइवरी रिजर्वायर में स्टोर होता रहता है। अब जब जरूरत आन पड़ती है तो इसको रिलीज कर दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। अब सुनिएगा सलाइवा में है क्या क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग सलाइवा है कॉकरोच का। इसमें कुछ एंजाइम्स है, नाम बताता हूं। सेल्यूलेस कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। काइटिनेस, अमाइलेस। अब सुनिए, सेलुलोस यानी अगर फूल पत्ती कॉकरोच ने खाई तो वो डाइजेस्ट कर लेगा बाय हेल्प ऑफ सेलुलेस, जो इसके सलाइवा में है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में भी रिलीज होता है बाय द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया प्रेजेंट देयर, ठीक है। और ज्यादा एलिमेंट्री कैनाल में होता है, थोड़ा होता है सलाइवा में। मतलब फूल पत्ती खाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस। अगर उसने कोई काइटिन वाली चीज खाई, मान लो कि कोई दूसरा कॉकरोच ही खा लिया, कॉकरोच भी खाते हैं, मतलब कॉकरोच कैनाबिलिज्म भी शो करते हैं। कैनाबिलिज्म क्या होता है? जब एक स्पीसी दूसरे स्पीसी को खाता है। मतलब मान लो कि कल को तुम एक इंसान पकड़ के खाने लग जाओ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि तुम कैनाबिलिज्म कर रहे हो, ठीक है। जैसे स्नेक्स, स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, दे एग्जिबिट कैनाबिलिज्म, ठीक है। तो अच्छा, तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है काइटिनेस, और अमाइलोस यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेस है। मतलब ये तीनों एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो सलाइवा में क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कॉकरोच ने खाना खाया और खाकर सलाइवा ने थोड़ा बहुत उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया। अब वो खाता गया और खाता गया और फूड को क्रॉप में स्टोर करता गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉप में वो खाता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है, खाता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है, खाता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है। क्लियर? अब क्रॉप में फूड स्टोर रहेगा और क्रॉप के अंदर कोई एंजाइम रिलीज नहीं होते, तो कोई नया डाइजेशन नहीं होता। लेकिन जो फूड पे अभी भी सलाइवा लगा हुआ है, उस सलाइवा में तो एंजाइम्स रहेंगे, तो वो वाला जो डाइजेशन है सलाइवा का वो कंटिन्यूस रहेगा क्रॉप में, ठीक। अब क्या होगा? अब क्रॉप से निकल के फूड गिजार्ड में आएगा थोड़ा थोड़ा, और गिजार्ड है ग्राइंडिंग के लिए। देखिए कभी आपने अगर क्या कहते हैं उसको, ये गेहूं पिसते हुए देखी हो, है ना, कभी गेहूं पिसवाई हो, अगर आपको ऐसा कोई मौका मिला हो। हालांकि आजकल तो सब लोग रेडीमेड आटा ही खाते हैं, है ना, ऑलरेडी पिसा हुआ ही गेहूं खाते हैं, आटे की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी अगर आप कभी कहीं ऑब्जर्व किए घर में, कभी आपने अगर मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल किया हो, तो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है। मान लीजिए आपको डोसा बनाना है या कुछ भी पीसना है,
तो आप एक ही बार में सबको सारा कुछ नहीं पीस लेते, आप लिमिटेड अमाउंट का क्या चीज़ डालते हो, उसको पीसते हो, निकालते हो, फिर बची हुई चीज़ डालते हो, फिर पीसते हो, निकालते हो। तो सेम हिसाब किताब है, क्रॉप में काफ़ी सारा फूड स्टोर है, थोड़ा सा फूड जाएगा, गिजार्ड में जाएगा, ग्राइंड होगा, और ग्राइंड होके फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर गिजार्ड खाली हो जाएगा, फिर थोड़ा सा फूड क्रॉप से गिजार्ड में आएगा, फिर ग्राइंड होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो जा रहा है, ग्राइंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, ग्राइंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, ग्राइंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये चल रहा है गिजार्ड में। अच्छा, गिजार्ड में ऐसा क्या है कि ये ग्राइंडिंग कर पा रहा है? तो बेटा गिजार्ड में है 6 कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स। 6 होगा नहीं, 6 कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स है गिजार्ड में, पूरे गिजार्ड में फैले हुए हैं 6 कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स, और इनको हम बोलते हैं 6 काइटिनस टीथ। 6 कैसे होते हैं बेटा? ये काइटिनस होते हैं, ये भी काइटिन के बने होते हैं, दे आर काइटिनस। 6 काइटिनस टीथ जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं कॉकरोच के फूड की। ठीक, तो गिजार्ड में याद रखिएगा 6 काइटिनस स्ट्रक्चर है, 6 नंबर याद रखिएगा, सर 6। सर वो मेरा क्वेश्चन है पूछो। सर, जो सलाइवा के अंदर जब सर मतलब कैटिनेज एंजाइम मतलब निकलेगी तो वो सर इनको नहीं करेगी डैमेज, जो ये इनके टीथ है? हाँ, नहीं नहीं, वो एक्चुअली काफी सारा जो म्यूकस रहता है वो प्रोटेक्ट करता है उसको। जैसे आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। ठीक है, समझ गए शुभम? यस सर। ओके, खैर आगे बात करते हैं। तो फूड जब ग्राइंड हो गया, सब काम हो गया, अब फूड आगे बढ़कर आया मिड गट में, मीजेंट्रॉन में, जैसे जो लिखा भी वहां पे यहाँ पे लेबलिंग मीजेंट्रॉन में। अब मीजेंट्रॉन में खुल रहे हैं हिपैटिक सीके। ये हिपैटिक सीके अलग अलग एंजाइम रिलीज कर रहे हैं मीजेंट्रॉन में। कैसे एंजाइम? वही एंजाइम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस, अमाइलेस, काइटिनेस, तीनों एंजाइम। जहां पे सेलुलेस मेनली बैक्टीरिया से आएगा, क्योंकि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद से सेलुलेस जनरली नहीं बनाता, सिर्फ बैक्टीरिया बनाते हैं। तो प्रोटीएस, लाइपेस, सेलुलेस मतलब सारे एंजाइम, इवन न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम आ जाएंगे किसके अंदर? मीजेंट्रॉन के अंदर आएंगे। हिपैटिक सीके रिलीज करेगा और डाइजेशन क्या हो जाएगी? फर्दर कंटिन्यू करेगी। लेकिन डाइजेशन ताकि और बढ़िया तरीके से हो सके, तो क्या होता है बेटा, जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, या आप कह सकते हो कि मिड गट में आया है, वहां पर लेट्स से ये बहुत सारा खाना था, खाने के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं। खाने के क्या बना लिए बेटा? छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए खाने के। ठीक है, फूड के छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए। कैसे? फूड को एक मेम्ब्रेन से कवर कर दिया, और इस मेम्ब्रेन को बेटा हम बोलते हैं, ये सब लिखते रहिएगा अपने नोट्स में, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मेम्ब्रेन से फूड को कवर कर लेते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि एंजाइम बेहतर तरीके से काम कर सके। तो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जो एंजाइम के लिए परमिएबल है, जो फूड के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी, सरफेस एरिया बढ़ा देगी, और डाइजेशन में हेल्प करेगी। कौन रिलीज करेगा ये पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन? ये रिलीज करेगा मिड गट की, सेक्रेट करेगा पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। खैर, एंजाइम से डाइजेस्ट होने के बाद, अच्छा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी मेसेंट्रॉन में होगा। मतलब डाइजेशन के बाद जब डाइजेस्ट चीजें हो गई, ग्लूकोज बन गया, ये बन गया, वो बन गया, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, कुछ हो गया, उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भी लाया जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि कॉकरोच में ब्लड कैसा घूमता है? खुला खुला घूमता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर क्या घूम रहा होगा? ब्लड घूम रहा होगा। कैसा? खुला खुला घूम रहा होगा, ऐसे। तो जब एलिमेंट्री कैनाल के बाहर
खुला खुला ब्लड घूम ही रहा होगा तो उस ब्लड में सीधा चीजें क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ब्लड से वो बाकी बॉडी में क्या हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाई और जो चीज फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो स्लोली ग्रेजुअली इसके हाइंड गट में मूव कर जाएगा और फिर वहां से रेक्टम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। और इसके हाइंड गट में मेनली पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जो करता है कौन, रेक्टम। तो रेक्टम मेनली पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए है और फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस से बाहर निकल जाएगा। मतलब कॉकरोच के पास माउथ भी है, एनस भी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इन सभी चीजों में एक चीज रह गई अधूरी, वो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास, मालफिजियन टिब्यूल्स। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरा समझ लीजिए। मालफिजियन टिब्यूल्स क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ। मालफिजियन टिब्यूल्स 100 से 150 होते हैं। जैसे हिपैटिक सिके क्या होते हैं, 6 से 8 ही होते हैं ना, हिपैटिक सिके होते हैं 6 से 8, लेकिन मालफिजियन टिब्यूल्स 100 से 150 होते हैं। अब ध्यान समझिएगा ये क्या कर रहे हैं, है ना, पे अटेंशन। अब समझो, ये मान लो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक। इस एलिमेंट्री कैनाल के बाहर ब्लड घूम रहा है क्योंकि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एक डायग्राम बना रहा हूं, ये है मालफिजियन टिब्यूल, बड़ा सा बनाया मैंने, ठीक, मालफिजियन टिब्यूल। या दोबारा बनाता हूं और बढ़िया तरीके से बनाता हूं, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ऐसा होता है एक मालफिजियन टिब्यूल, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक मिनट, फिर से एक थोड़ा गड़बड़ बन गया, एक बार और सुनाते हैं। तो ये था आपका एलिमेंट्री कैनाल, बाहर ब्लड था और मालफिजियन टिब्यूल बना रहे हैं। अब ठीक है, तो ऐसा होता है मालफिजियन टिब्यूल और ऐसा बहुत सारे होते हैं। अब ये मालफिजियन टिब्यूल करता क्या है बेटा, ये ब्लड से ना नाइट्रोजनस वेस्ट ले लेगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम पे क्या लेगा, सोडियम यूरेट, क्या बोला मैंने, सोडियम यूरेट, वो अब मैं लिख देता हूं। सोडियम के लिए सिंबल है Na+, सोडियम यूरेट, या ऐसे ही पोटेशियम यूरेट। तो सोडियम यूरेट या पोटेशियम यूरेट ब्लड से ले लेगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा बेटा यूरिक एसिड में। तो सोडियम यूरेट या पोटेशियम यूरेट ले लिया और फिर उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और फिर इस यूरिक एसिड को एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर दिया। तो आप ये समझिए, ब्लड से वेस्ट ले रहा है और उसको एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ दे रहा है। भाई सब कुछ, सारे ऑर्गेनिज्म यही करते हैं, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट लेते हैं और उसे कहीं ना कहीं बाहर की तरफ रिलीज करने की कोशिश करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस भी यही कर रहे थे, एस्केल्मिन्थस भी यही कर रहे थे, एनलिड्स भी यही कर रहे थे नेफ्रिडिया से, और मालफिजियन टिब्यूल से आर्थ्रोपोडा भी यही कर रहे हैं। जिस तरीके से सेप्टल नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल में खुल रहे थे, वैसे ही मालफिजियन टिब्यूल्स भी एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। मतलब यूरिक एसिड को एलिमेंट्री कैनाल में डाल देते हैं। मतलब कॉकरोच जो अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिलीज करेगा, उसमें ना ही सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा बल्कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी उसी में होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट भी उसी में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है उसके एक्सक्रीशन का, कि याद रखिएगा मेन स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है कॉकरोच, वो है उसका ये मालफिजियन टिब्यूल्स। एक्सक्रीशन की थोड़ी सी अगर हम और बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए बेटा इसके पास
और भी स्ट्रक्चर्स हैं, एनसीईआरटी में लिखे भी हुए हैं, मैं बताता हूँ। एक है फैट सेल्स, एक है यूरिकोज ग्लैंड, और एक और है ठीक है ना, अ, उसको हम बोल देते हैं। ओके, सर तो फैट नेफ्रोसाइट। सेल्स है, नेफ्रोसाइट्स। तो बेटा फैट सेल्स है, फैट सेल्स, यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है, ये दोनों, और इवन नेफ्रोसाइट्स, ये लोग स्टोरेज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं। जैसे फैट सेल्स हैं, ठीक है ना, ये उसके पूरे बॉडी में जहाँ भी स्पेसेस रहती हैं, है ना, स्पेस रहती है एलिमेंट्री कैनाल वगैरह के बीच में, इधर उधर बाहर, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर आसपास, वहाँ पे फैट सेल्स रहते हैं और ये स्टोर करके रखते हैं अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। भाई सिर्फ यूरिक एसिड ही नहीं, और भी जैसे कि ऑयल वाली चीज, और जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या अदर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं। यूरिक एसिड को भी स्टोर करके रखते हैं, तो दे आर स्टोरेज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए आप मेरी बात समझिएगा कि मान लीजिए आपको अपना घर साफ करना है या आपको अपना रूम साफ देखना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो रूम का जितना कबाड़ा है उसको आप बाहर बेच दो, घर से बाहर बेच दो या फेंक दो, जो भी है घर के बाहर फेंक दो, या जितना घर का कबाड़ा है उसे स्टोर रूम में रख दो। दोनों ही सिनेरियो के अंदर आपने घर से बाहर फेंक दिया तो भी कमरा साफ, कमरे से उठाकर स्टोर रूम में रख दिया तो भी आपका कमरा तो एटलीस्ट साफ। तो ब्लड को अगर साफ करना तो जरूरी नहीं है कि ब्लड से निकाल के बॉडी से बाहर फेंको, कुछ एक स्पेशल स्टोरेज स्ट्रक्चर में भी रख दिया तो भी ब्लड साफ हो गया, तो मतलब ब्लड साफ करने से है। तो फैट सेल स्टोरेज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेम यूरिकोज ग्लैंड है। यूरिकोज ग्लैंड एक्चुअली आपको मैं समझाता हूं क्या है। यूरिकोज ग्लैंड मशरूम ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। आपको बताता हूं, कॉकरोच के पास, कॉकरोच के पास जो मेल कॉकरोच है उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ना एक ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। जैसे कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें एक ग्लैंड है बेटा, ये मशरूम ग्लैंड, मशरूम जैसा दिख रहा है। इस मशरूम ग्लैंड में बेटा दो तरीके के टिब्यूल्स होते हैं, स्मॉल टिब्यूल्स एंड लॉन्ग टिब्यूल्स। ठीक, इसका जो यूरिकोज ग्लैंड है वो कुछ नहीं बल्कि दे आर द स्मॉल टिब्यूल्स ऑफ द मशरूम ग्लैंड। ठीक है ना, मशरूम ग्लैंड के स्मॉल टिब्यूल्स को ही हम यूरिकोज ग्लैंड बोलते हैं। ये यूरिक एसिड स्टोर करके रखता है, और जब एक कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के साथ, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के साथ कॉपुलेशन करता है और स्पर्म रिलीज होते हैं, उस स्पर्म के साथ ये यूरिक एसिड भी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। मतलब वैसे तो ये स्टोर रहेगा, कॉपुलेशन के दौरान ये उस यूरिक एसिड को रिलीज कर देगा, तो वो हो गया आपका यूरिकोज ग्लैंड। ठीक, एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिए, मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक के बारे में। और तीसरा बेटा नेफ्रोसाइट्स। बेटा जो नेफ्रोसाइट्स हैं वो कॉकरोच के हार्ट की जो कवरिंग है उसके साथ, यानी कॉकरोच के जो हार्ट वाले जो ओपनिंग है, साइनसेस हैं, वहां प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि जिस तरफ कॉकरोच का हार्ट है उसके आसपास प्रेजेंट रहेंगे, और उस वाले ब्लड में से नाइट्रोजन और वेस्ट को स्टोर करने में मदद करेंगे द नेफ्रोसाइट्स। तो याद रखने का कि कॉकरोच के एक्सक्रीशन के लिए चार तरीके के स्ट्रक्चर हो गए, जिसमें मेन है मल्फीजियन टिब्यूल्स, ठीक, फिर है फैट सेल्स, यूरिकोज ग्लैंड, एंड कॉकरोच के हार्ट के पास मिलने वाले नेफ्रोसाइट्स। इतनी बातें क्लियर है किस सबको? आगे बात करें। यस सर। ओके, आगे जो मुझे आपको समझाना है बेटा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है।
वो ये कि बेटा हम कॉकरोच छोड़ना पड़ रहे हैं, हम तो आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे। तो सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, हम बाकी आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि उनमें चीजें कैसे अलग हैं। जैसे मैंने माउथ पार्ट्स के बेसिक बताया था चीजें अलग है, तो एक्सक्रीशन के मामले में किस तरीके से अलग हैं बाकी आर्थ्रोपोडा। मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स लिखता हूं। अब ये दो नाम देखिए, मैंने एक नाम लिखा है एंटीनरी ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड भी बुलाते हैं। बेटा ये एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्रॉन्स का, क्रैब्स का। प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, जिनको हम कुल मिला के क्रस्टेशियंस बोल देते हैं। क्रस्टेशियंस वर्ड एक ग्रुप है, क्लास है। जैसे कि इंसेक्टा एक क्लास है जिसमें मच्छर, मक्खी, टिड्डा, कॉकरोच आ रहे हैं, वो क्लास इंसेक्टा है। वैसे एक क्लास है क्रस्टेशियंस। उस क्रस्टेशियंस क्लास के अंदर प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स वगैरह आएंगे। इन लोगों के एक्सक्रीटरी जो ग्लैंड्स हैं वो एंटीना में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम एंटीनरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और इनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये सीधा बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर देते हैं। सीधा बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर देते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर रहे हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो पानी में रहते हैं प्रॉन्स, क्रैब्स, क्रस्टेशियंस मरीन वाटर में, और अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेटा कॉकरोच हो गया यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करने वाला यूरिकोटेलिक। लेकिन प्रॉन्स, क्रैब्स एंड क्रस्टेशियंस बेटा क्या हो गए, अमोनोटेलिक। ये भी एक डिफरेंस है। अब उसी के बाद अगला आ रहा है कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, टेल की तरफ प्रेजेंट होते हैं, है ना, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, इन सब की बॉडी में। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है जिनके पास चलने के लिए 8 पैर होते हैं। टोटल 12 अपेंडेजेस होती हैं, जिनमें से 4 अपेंडेजेस फूड पकड़ने के लिए हैं और 8 अपेंडेजेस चलने के लिए हैं। इनको हम एक ग्रुप में डालते हैं, उस ग्रुप का नाम है एराक्निड्स। क्या नाम है ग्रुप का बेटा? ग्रुप का नाम है बेटा एराक्निड्स। और इस एराक्निड्स में कौन आएगा? स्पाइडर, जिसका खुद का नाम क्या है? एराक्निडा। तो एराक्निडा स्पाइडर बिलोंग्स टू अ ग्रुप नोन एज एराक्निड्स, जिनके पास 8 पैर होते हैं और 4 अपेंडेजेस और होते हैं जो डिफेंस और अटैक में भी हेल्प करते हैं, सेंसरी भी होते हैं। तो कुल मिला के 12 अपेंडेजेस होते हैं इनके पास, ठीक है, दैट इज एराक्निड्स। और इनके एक्सक्रीशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कॉक्सल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? कॉक्सल ग्लैंड। और स्पाइडर और स्कॉर्पियंस एक इंटरेस्टिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जिसका नाम है गुआनिन, और इस लिहाज से ये गुआनोटेलिक हो जाते हैं। देखिए जो यूरिक एसिड है ना, वो कैसे बनता है? गुआनिन, xanthine, हाइपोजैंथीन और यूरिक एसिड। मतलब यूरिक एसिड भी गुआनिन से ही आया है। अब ये गुआनिन से यूरिक एसिड बनाने के बजाय सीधा गुआनिन की फॉर्म में ही गुआनिन को रिलीज कर देते हैं, तो इनको हम गुआनोटेलिक बोल देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, देखिए याद रखिएगा, यूरिकोटेलिक का ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। उसका मतलब होता है मेनली यूरिक एसिड, उसमें अमोनिया, यूरिया भी होगा थोड़ा। वैसे गुआनोटेलिक का ये मतलब नहीं कि सिर्फ गुआनिन रिलीज करेंगे, नहीं, गुआनिन भी होगा, अमोनिया भी होगा, यूरिया भी होगा, लेकिन जो चीफ प्रोडक्ट होगा क्या होगा? गुआनिन होगा।
तो आपको इतना याद डिटेल में नहीं रहता, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप इतना जरूर याद रखेंगे कि एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स प्रॉन्स और क्रैब्स के लिए, और स्पाइडर और स्कॉर्पियन के लिए बी कॉक्सल ग्लैंड्स। इतनी बातें क्लियर है। इतना ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कॉकरोच के पास एक्सक्रीशन के लिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है मेनली, जो मिड गट और हाइंड गट के बीच में है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। कोई पूछे कि हेपाटिक सी के गाय, तब बोलोगे फोरगट मिड गट के बीच में जंक्शन पे। कोई बोलेगा मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का है, तो बोलोगे मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 100 से 150। कैसे होते हैं? येलो। ब्रांच होते हैं कि अनब्रांच होते हैं? अनब्रांच होते हैं, ठीक है ना। और उनके अंदर फोल्ड्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि ब्लड से इजीली नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा सके। ठीक है। कॉकरोच के एक्सक्रीशन में आपको और भी स्ट्रक्चर बताया, नेफ्रोसाइट, स्टार्ट सेल्स और है ना अदर स्ट्रक्चर्स। और फिर मैंने बताया कि अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रॉन्स एंड क्रैब्स में एंटीनरी ग्लैंड्स रहेंगे और स्कॉर्पियन वगैरह में कॉक्सल ग्लैंड भी रहेंगे। तो इतना ही एक्सक्रीशन के बारे में। किसी को डाउट है तो पूछ लेते हैं, वरना हम आगे बात करेंगे रेस्पिरेशन की। और रेस्पिरेशन आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा। किसी को कोई डाउट? आगे मत करें हाँ कि ना। यस सर। ओके। आगे बात आ रही है रेस्पिरेशन की। अब देखिए, आपके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है। कॉकरोच के पास बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है स्पाइरल सिस्टम। स्पाइरल सिस्टम बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसकी लेटरल साइड में ना छेद होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? 2 थोरैक्स में होते हैं और 8 एब्डोमेन में होते हैं। तो 2:8 है। 2 एब्डोमेन में, सॉरी 2 थोरैक्स में। एक है प्रो और मीजो के बीच में, और एक एक मीजो और मेटा के बीच में। समझाता हूं मैं आपको, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये सेगमेंट्स हैं कॉकरोच की, ठीक है। तो बेटा कहीं यहां पर स्पाइरेकल्स हैं सेगमेंट्स के बीच में, ये प्रो मीजो के बीच में, मीजो मेटा के बीच में, 2 थोरैक्स में, और बाकी एब्डोमेन में। अब इस स्पाइरेकल से बेटा मैं वापस बड़ा सा बनाता हूँ, सेगमेंट बड़ी बना देता हूँ। ये सेगमेंट हो गई बड़ी सी, और बेटा ये हो गए स्पाइरेकल। अब इस स्पाइरेकल से ट्यूब जा रही होती है, और ये ट्यूब आगे डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे एरियाज में, ऐसे कुछ। तो बेटा हो ये रहा है कि बाहर से सीधा एयर आ रही है, एयर मूव करी और हर डायरेक्शन में मूव कर गई। क्लियर? तो इस तरीके से इसके पास पूरा का पूरा स्पाइरेकल्स है। और ये जो ट्यूब्स हैं इन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये कुल मिला के हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम या स्पाइरेकल सिस्टम ऑफ कॉकरोच रेस्पिरेशन। आइए इसके डायग्राम को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्पाइरेकल पेयर में होते हैं 2:8, मतलब 20 स्पाइरेकल है, जिसमें से 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में है। आइए समझते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल नेटवर्क है। हर जगह ट्रैकिया की ब्रांच जा रही है, और ये ब्रांच टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचा के आ रही है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप बेहतर समझने के लिए, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन हर टिश्यू तक कौन पहुंचाता है?
सर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड पहुंचाता है। और ब्लड ब्लड में कौन पहुंचाता है? आरबीसी। आरबीसी में कौन? हेमोग्लोबिन। एग्जैक्टली तो आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन है, इसलिए हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर जगह टिश्यू में। कॉकरोच के साथ एक प्रॉब्लम है, इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है। आपके ब्लड का कलर क्या है? रेड। रेड। बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। हाँ, अब कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, पहले तो इसका मतलब पहले तो इसका ब्लड लाल नहीं है, ठीक है। फिर क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, कौन? ब्लड। अब ब्लड अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन तो पहुंचानी जरूरी है। तो हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा ट्रैकियल सिस्टम ने उठाया, ये कि टिश्यू तक जाकर ऑक्सीजन डिलीवर करके आता है। आइए थोड़ा सा ग्राफ डायग्राम समझ लेते हैं एक ट्रैकिया का। तो ये बेटा एक ट्रैकिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसे ऑक्सीजन आती है और फिर वो जाती है और फिर टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होके वो टिश्यू में पहुंच जाती है। मान लीजिए यहाँ टिश्यूज हैं, तो टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज जाएगी, वहां से टिश्यू तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कौन है बेटा? ये है ट्रैकियल सिस्टम। अब ये जो स्पाइरकल्स है बेटा, इनको कंट्रोल करने के लिए, ओपन या क्लोज करने के लिए एट्रियल मसल भी है, ठीक है, जो इसको ओपन या क्लोज कर लेती है, ठीक है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपका ट्रैकिया होता है ना, आपके ट्रैकिया में कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो आपके ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाता है, ट्रैकियल रिंग्स बोलते हैं उसको। वैसे इसमें भी काइटिनस रिंग्स हैं, काइटिन की बनी हुई रिंग्स हैं, ठीक है, जो यहाँ देख भी सकते हैं आप। ये रिंग्स भी इसको कोलैप्स होने से क्या कर रही हैं? बचा रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद रिंग्स होती है, ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करने के लिए एट्रियल मसल्स है, ठीक। और ऑक्सीजन इस तरीके से जाती है और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आती है, कुछ यहाँ से आती है और कुछ सीधा बॉडी से बाहर ही डिफ्यूज कर जाती है। मतलब देखिए, ऑक्सीजन काइटनस एक्सोस्केलेटन से पार नहीं हो सकती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड काइटनस एक्सोस्केलेटन से पार हो सकती है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसकी बॉडी से डायरेक्टली बाहर निकल जाती है, काइटनस एक्सोस्केलेटन को पार करते हुए CO2। तो मैक्सिमम CO2 ट्रैकिया के थ्रू नहीं जाती, मैक्सिमम CO2 सीधा बॉडी के बाहर ही ब्लड से डिफ्यूज कर जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। ये टिश्यू से डिफ्यूज कर जाती है सीधा ब्लड में और ब्लड से सीधा बॉडी के बाहर चली जाती है, कौन? CO2। तो इस तरीके से कॉकरोच रेस्पायर कर रहा है बाय द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्पाइरकल्स। और इसकी रेस्पिरेशन में जो मसल्स हेल्प करती हैं बेटा, उसको बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। मतलब टर्जा और स्टर्ना, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल स्क्लेराइड्स को जोड़ने वाली मसल्स, ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं। जैसी बॉडी रिलैक्स करती है एयर अंदर आती है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है एयर बाहर जाती है। तो रिलैक्स करी इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्ट करी एक्सपायरेशन। इस तरीके से इसका सांस लेना और छोड़ना प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से चलता रहता है। तो ये है अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। लेकिन हम सिर्फ कॉकरोच नहीं पढ़ रहे, कॉकरोच में तो आप ट्रैकियल सिस्टम याद रख लोगे, हम तो आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, तो और भी कुछ बता रहा हूं मैं आपको, आप याद रखेंगे। कॉकरोच के लिए तो ट्रैकियल सिस्टम है, इसके अलावा गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, ठीक है ना, बुक लंग्स भी होते हैं। अब देखिए, बुक का मतलब क्या है कि जो पेजेस की तरह अपीयर हो रहे हो। जैसे मैं बताता हूं, जो किंग क्रैब है, किंग क्रैब सर ये आपने मतलब 600 के बाद का लिखा था।
अरे बता रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। इसके बाद किसके बाद पूछ रहे हो? सर जो अभी आपने लिखा था 600 लंग्स और उसके नीचे वो सॉरी वो उसके ऊपर 600 लंग्स का 600 लिखा था, क्या सर? 600 लंग्स लिखा था बेटा, 600 नहीं है, बुक लिखा है, बुक। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, वो बुक गिव्स, बुक लंग्स, वही समझा रहा हूँ। बुक का मतलब क्या है, जैसे कि लाइमलस है, लाइमलस इज नोन एज किंग क्रैब। अब इसमें जो लंग्स होती है ना, सॉरी जो गिल्स होते हैं ना, उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, ऐसा। उसमें लेयर्स होती हैं, जो ऐसा नजर आता है जैसे कोई किताब रखी हो, बुक के पेजेस हो, इसलिए बुलाते हैं बुक, बी कैपिटल, बुक लंग्स, सॉरी बुक गिल्स। तो अगर पानी में रेस्पायर करते हैं तो उसे बुक गिल्स बोलते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर अगर एयर में रेस्पायर करने में हेल्प करेगा तो उसको बुक लंग्स बोलते हैं। तो वही मैं अब आपको बता रहा था कि इनके पास बुक गिल्स भी होते हैं और बुक लंग्स भी होते हैं। बुक गिल्स का एग्जांपल किंग क्रैब है, किंग क्रैब, जैसे हम लाइमलस बोलते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है, पढ़िएगा आर्थ्रोपोडा में। और बुक लंग्स एराक्निड्स की प्रॉपर्टी है, और एराक्निड्स मैंने अभी आपको बताया, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इनके पास बुक लंग्स होते हैं, ये एयर से रेस्पायर करते हैं, इनमें स्पाइरिकल सिस्टम या ट्रैकल सिस्टम नहीं होता। आखिर में बेटा गिल्स हैं। गिल्स किसके पास है? जो पानी में रह रहे हैं। और वो कौन है बेटा? प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स। तो जो क्रस्टेशियंस हैं उनके पास गिल्स हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप याद रखिएगा कि जो क्लास इंसेक्टा है, मच्छर, मक्खी, टिड्डा, कॉकरोच, लोकस्टा, इन सब के पास ट्रैकेल सिस्टम है फॉर रेस्पिरेशन, यानी स्पाइरकल्स हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन के पास बुक लंग्स हैं। प्रॉन्स और क्रैब्स के पास, यानी क्रस्टेशियंस के पास गिल्स हैं। और एक स्पेशल तरीके का क्रैब, किंग क्रैब, बहुत ही बड़ा क्रैब, जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, जिसे हम लिविंग फॉसिल भी बुलाते हैं, वो किंग क्रैब लाइमुलस, उसके पास बुक गिल्स हैं। इतना ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड आर्थ्रोपोडा के बारे में। बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर जी सर जो नेफ्रोसाइट्स होते हैं वो क्या क्या स्टोर करते हैं? बेटा, नेफ्रोसाइट्स यूरिक एसिड स्टोर करेंगे, थोड़ा यूरिया भी थोड़ा स्टोर करेंगे, ठीक है ना, और कुछ अदर केमिकल्स भी स्टोर करेंगे। सर कोलेस्ट्रॉल भी स्टोर करेंगे? वो नेफ्रोसाइट्स नहीं करते, फैट सेल्स करते हैं। ओके सर। सर जी सर। सर सिंपल क्रैब्स के पास भी बुक गिल्स होते हैं? नहीं, नो, जो जनरल क्रैब्स का गिल्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। ओके सर। बेटा, क्रैब्स और प्रॉन्स के पास गिल्स हैं। ओके सर। सर किंग क्रैब बहुत रेयर होता है क्या? किंग क्रैब रेयर, मतलब हाँ, जनरल क्रैब से कम होता है। ओके सर। सर ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बेटा एक तरीके की, आप समझ लीजिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रही है। मतलब छोटे छोटे फूड के पैकेट्स बनाने हैं मुझे, तो पैकेट किससे बनाऊंगा? जो कवरिंग है, जिसको एनवेलप है, वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है। ओके सर। और कोई डाउट किसी का? चलिए फिर, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।